रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ये जो मशक़ है बेटा, ये प्रोपोर्शंस की मशक़ है। इसमें प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बेटा वो सवाल आते हैं कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम होती है। जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बेटा इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि किस तरह एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और एक चीज़ की कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसी तरह इसके नेमुल बदल अगर बेटा एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो तो ऐसे प्रोपोर्शन को इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये ज़हन में होना चाहिए। ये सारे सवाल बेटा प्रोपोर्शन के सवाल हैं, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के और इन्वर्स प्रोपोर्शन के। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल बात होती है कि आपने वो जो डाटा बनाना है प्रोपोर्शन का, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ बेटा कि आपने 5 जो है ना एग्स की 60 रुपये प्राइस दी है। आपने 5 एग्स ख़रीदे हैं और 60 रुपये आपने प्राइस दी है बेटा। जब आप 10 यानी 10 एग्स ख़रीदेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले 5 एग्स थे तो आपने 60 रुपीज़ जो है ना प्राइस दिए। अगर आप 10 एग्स ख़रीदेंगे तो ये प्राइस जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन में निशान जो एरो के निशान लगते हैं, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेटा उसका एरो का निशान ऊपर की तरफ लगता है ऐसे। यानी इसकी मिसाल आप समझ लें कि हमेशा जो डायरेक्ट होता है वो तीर सामने की तरफ लगता है, यानी आप अपनी तरफ नहीं होता, यानी ये तीर ऊपर की तरफ जाता है यानी सामने की तरफ जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन वो होता है कि यानी ये उसके उलट है, यानी जब आप के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो वो चीज़ क्या होती है? वो आपके ख़िलाफ़, मतलब है कि आपकी तरफ वो बात हो रही होती है और आपके ख़िलाफ़ होती है, तो उसको आप उलट एरो से ज़ाहिर करते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। तो ये भी डायरेक्ट जो एक्स वाली रकम होती है बेटा, जो हमने चीज़ रिक्वायर्ड करनी होती है, ये मालूम करनी होती है, उसको हमेशा आपने एरो जो लगाना है वो ऊपर की तरफ लगाना है, हमेशा ऊपर की तरफ लगाना है। तो जब इस तरह आप लगा लेंगे और ये आप प्रोसीजर बना कर लेंगे तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल निकालना। फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। इसी तरह एक मिसाल और मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि एक काम है जी, यानी ये मैंने लिख दिया वर्क रूम्स, यानी 2 रूम्स हैं, उसको 10 डेज़ में मुकम्मल किया जाता है। 2 रूम्स को बेटा 10 डेज़ में मुकम्मल किया जाता है। अगर 3 रूम हो तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है बेटा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि रूम के बढ़ने से डेज़ भी ज़्यादा लगेंगे। रूम तो मतलब है कि 2 थे पहले, वो 10 दिन के लिए मुकम्मल ख़त्म किए जाते हैं, यानी वो बनाए जाते हैं। अगर रूम ज़्यादा हो जाए तो डेज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर होता कि 2 रूम को 10 बंदे बनाते हैं, अगर एक रूम हो तो उसको कम बंदे बनाएंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने बेटा आपको बता दिया कि हमेशा एरो ऊपर की तरफ होता है, और ये तो होता ही ऊपर की तरफ है। जब इस तरह का सवाल आता है तो आपने क्या करना होता है? ये जो एक्स वाली रकम होती है आपने उसको ऊपर लिखना होता है, यानी जिधर से एरो शुरू हुआ था उधर वाले आपने रकम लिखनी है। x/10
इज इक्वल टू लेकर आपने ये इधर से शुरू हुआ था 3/2, तो ये इधर x जो है ये 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बेटा, तो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 10। जब आपने ये कंडीशन ला ली तो बेटा आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह इंशाल्लाह ताला हम सवाल निकालेंगे। एक इनवर्स प्रोपोर्शन की मैंने एक मिसाल बनाई है बेटा। अगर एक काम को मुकम्मल करने में बेटा, एक काम है जी, कोई भी काम है, उसको 20 बंदे करते हैं, यानी 10 दिन में 10 दिन लगाते हैं और उसको 20 बंदे करते हैं, वो काम मुकम्मल होता है। अगर बंदे 15 हो जाएं, क्या अगर लोग पहले पहले क्या था बेटा, पहले लोग थे यानी पीपल थे 20, अभी पीपल कितने हो गए 15, ये आपके सामने 15 हैं, तो दिन क्या, दिन ज़्यादा लगेंगे। अभी क्या है, लोगों के कम होने से दिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी 20 दिन में 10 लोग काम करते थे, 10 दिन में 20 लोग काम करते थे तो एक काम मुकम्मल होता था। अभी कितने लोग हैं, यानी 15 लोग बन गए, पहले 20 थे पर फिर 15 लोग बन गए। अभी 15 पीपल जो हैं वो उसी काम को ख़त्म करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, ये तो दिन ज़्यादा लगाएंगे तो फिर जो है ना वो काम ख़त्म होगा, यानी काम एक ही है, उसको ज़्यादा दिन लगाएंगे तो काम ख़त्म होगा। तो इसका मतलब ये है, ये आपने हमेशा ऊपर की तरफ ही एरो लगाना है, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा क्योंकि जो लोग हैं वो कम हो रहे हैं और जो डेज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। इस तरह का जो प्रोपोर्शन होता है बेटा वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, और इसको करने का तरीका ऐसा ही है बेटा, x/10 इज इक्वल टू, जिधर से आपका एरो शुरू हो रहा है बेटा 20/15, अभी इधर x जो है ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है बेटा, आप x इज इक्वल टू 20/15 और ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे आप तो वो आपके रिक्वायर्ड डेज आ जाएंगे कि इतने ज़्यादा दिन लगते हैं उस काम को ख़त्म करने के लिए। यानी आप ऐसा अमल करेंगे ना, यानी ये x/10 इज इक्वल टू 20, यानी ये इधर से एरो शुरू होता है, तो इसको आप हल करेंगे तो फिर आपका वो मतलूबा डेज आ जाएंगे, और ये इनवर्स प्रोपोर्शन की मिसाल है। ये बेटा मैंने आपको समझाया ताकि सवाल करने से पहले आप इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जान सकें और आपके लिए आसानी से वो सवाल हल हो सके। सबसे पहला सवाल बेटा ये है, अ बुक सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Rs45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, यानी कह रहे हैं कि एक बुक सेलर्स है वो 5 बुक ख़रीदने वाले को 45 रुपीज़ है वो डिस्काउंट देता है। फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स, वो कहते हैं कि 18 बुक्स ख़रीदने वाले को वो कितनी डिस्काउंट हो जाएगी, ये वो कह रहे हैं। पहले पता होना चाहिए बेटा कि हमने मालूम क्या करना है। अभी इधर है डिस्काउंट हमने मालूम करना है 80 बुक्स पर, तो हमने सबसे पहले लेट करना है, लेट द रिक्वायर्ड डिस्काउंट, वो हम बेटा रख लेंगे। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसी तरह ही ये मैंने इधर सवाल भी लिखे हुए हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है बेटा, ये पहला सवाल जो उधर था, अ बुक सेलर्स ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Rs45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स। लेट, हमने लेट कर लेना है, लेट द रिक्वायर्ड डिस्काउंट इज़ x, हमने x डिस्काउंट करना है, और जो रकम आपने मालूम करनी बेटा वो आपने पहले यानी लेफ़्ट साइड पर आपने लिखनी है। वो रकम जो आपने मालूम करनी है, जो x रकम है वो लेफ़्ट साइड पर रखनी है, फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेटा तो उसमें ख़ुद ब खुद वो बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपने मालूम करनी है। ये मैंने लिख दिया, सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड डिस्काउंट इज़ x, तो डिस्काउंट क्या है जी, सबसे पहले हमने वो स्टेटमेंट पढ़ी है जी, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं जी, अ बुक सेलर्स ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Rs45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स, यानी 45 है, कितनी पर परचेजिंग है 5 बुक्स पर। उसके बाद उन्होंने कहा है 18 बुक्स पर कितनी परचेजिंग होगी, तो हम 18 को हमने लेट किया हुआ है बेटा x है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि 5 बुक्स पर 45 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो 18 बुक्स पर ज़्यादा डिस्काउंट होगा, यानी कि जो बुक्स हैं वो भी बढ़ रही हैं और डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है।
जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया। तो ये जो एक्स वाली रकम है ये हमेशा हमेशा के लिए आपने बेटा ऊपर की तरफ एरो लगाना है, यानी एक्स की तरफ से स्टार्ट करना है और ऊपर आपने लगाना है। जब आप इस तरह की कंडीशन बना लेंगे बेटा तो आपके लिए सवाल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक्स लिखना है जिधर से ये एरो शुरू हुआ था, और बाय 45 इज इक्वल टू करना है बेटा, और जिधर से एरो शुरू हुआ था 18/5 ऐसे लिखना है बेटा। फिर आपने ये 45 इधर से डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इधर x इज इक्वल टू बेटा 18/5 मल्टीप्लाई ये 45 आप इधर करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा। इसको अभी काट ले, 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, और x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा आपका, यानी इसको आप इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 और 18 एंड 9 8 जार 72, 2 7 कैरी 9 और 7 16 बेटा बनता है, यानी ये कितना आता है 162। यही इसका क्या था बेटा, ये डिस्काउंट था RS, ये इसका आंसर है बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह बेटा अगला सवाल है, कास्ट प्राइस ऑफ बनाना इज़, ये लिखा हुआ है बेटा, कास्ट प्राइस ऑफ बनाना इज़ RS 50 पर डज़न, यानी पर डज़न के हिसाब से जो कास्ट प्राइस है वो 50 है जी। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ 2.5 डज़न बनाना, यानी 2.5 डज़न बनाना की जो ना प्राइस आपने मालूम करनी है। इधर हमें मालूम होना चाहिए कि हमने मालूम क्या करना है। जो चीज़ बेटा हमने मालूम करनी है वो हमने लेट कर देनी है। इस तरह मैं आपको पहले मैंने लिखा है बेटा, ये होगा लेट द कास्ट प्राइस ऑफ डज़न, ये क्या कह रहे हैं, द कास्ट प्राइस ऑफ 2 डज़न बनानाज, ये कौन सी चीज़ है, डज़न बनानाज। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ 2.5 डज़न बनानाज, यही है बेटा, यानी लेट द कास्ट प्राइस ऑफ डज़न बनानाज की है जी, बनानाज की। तो ये कितना है, एक्स है। प्राइस आप करें, प्राइस आपने, ये प्राइस आप कह रहे हैं जी, प्राइस ऑफ बनानाज, या प्राइस जो ना मालूम कर रहे हैं बेटा, ये मालूम होना चाहिए आपको। आप प्राइस मालूम कर रहे हैं तो प्राइस की सबसे पहले कास्ट प्राइस ऑफ बनानाज इज RS 50 पर डज़न, यानी 50 रुपीज़ है पर डज़न। एक डज़न की कितनी है बेटा, 50 रुपीज़ है। और फिर आपने इसको वो क्या कहते हैं कि 2.5 डज़न, 2.5 डज़न बनाना की कितनी प्राइस आ गई, ये आपने मालूम करना है बेटा। तो जब एक डज़न बनाना हो तो प्राइस बेटा है 50 रुपीज़, अगर 2.5 डज़न बनाना हो तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि पहले एक डज़न था तो प्राइस 50 रुपीज़ थी बेटा, अभी 2.5 डज़न है यानी 2.5 डज़न है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो एरो है वो हमेशा मैंने आपको बताया बेटा ऊपर की तरफ होता है, यानी नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ। और ये हमेशा एक्स वाली रकम आपने नीचे से एरो ऊपर ले जाना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो बेटा उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स बाय ये 50 इज इक्वल टू, जिधर से शुरू हुआ है बेटा एरो शुरू हुआ है 2.5 बाय 1 ही आता ना बेटा, क्योंकि उसकी बनाना है ही 1। तो अभी ये बेटा इधर 50 जो है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 बाय 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई मसला नहीं होता, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती जो नीचे होती है, मल्टीप्लाई 50। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये कितना आता है बेटा, सॉरी ये जो है ना इसके ये 1 तो है, लेकिन आप इसके साथ ये जो 0.5 है ये भी आप नीचे इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई
5 इधर आएगा तो ये 0 के साथ बेटा 0 जाएगा, तो ये 5 25,000 कितना आता है जी, x इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा इधर हमने देखा था कि 2.5 था, नीचे तो एक था, हमने इधर से तो ये बनाया है जी 2.5/1 हमने लिखा है, लेकिन 2.5 का डेसिमल भी है, जो डेसिमल ख़त्म करने के लिए हमने 10 नीचे लिखा। अभी उसी तरह ये 10 नीचे आया और इधर वाली जो 50 जो डिवाइड हो रही थी अमाउंट वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 0 के साथ ये 0 ख़त्म हो गया बेटा, ये 25 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये 120 आता है बेटा, 125। तो यही बेटा आपका जो ना RS है, यही आपकी अमाउंट है बेटा, यानी बनाना की अमाउंट है। कितने बनाना की है, 2.5 डज़न, जो यानी 2.5 डज़न बनाना की अमाउंट ये है जी। ठीक है बेटा, ये सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर करना था, ये है ये बेटा। मैंने आपको फिर बताया कि इसको हम जो है ना उसी तरह हल करेंगे। ये देखो एरो का निशान ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसी तरह x/50 इज इक्वल टू 2.5/1, और ये डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हमने 10 नीचे लगाया, तो इधर जो 50 था ये उधर जाकर जो है ना मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 0 के साथ 0 गया और 25 5 ज़ार 125 आया, तो यही इसका RS है, यानी 2.5 डज़न जो है बनाना जो उसकी कीमत 125 है। इस तरह बेटा तीसरा सवाल है, कास्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ RS 400, कास्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ RS 400, Hassan buys 12 kg apples and gives a note of Rs 1000 to the shopkeepers. How much money will he get back from the shopkeepers? इसमें बेटा थोड़ा सा उन्होंने एक चीज़ डाल दी है कि वो कहते हैं कि जो जो हसन है वो 5 kg एप्पल्स लेते हैं और 400 रुपया देते हैं जी। कास्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ RS, हाँ सॉरी, यानी 5 kg एप्पल्स की कास्ट है जी 400 रुपीज़, और जो हसन है वो 12 kg एप्पल्स ख़रीदता है और 1000 रुपये का नोट देता है शॉपकीपर को, और हमें बताया गया है कि हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्राम द शॉपकीपर। सबसे पहले हम उसकी मनी मतलब है कि उसकी अमाउंट मालूम करेंगे कि उसने कितने अमाउंट से ये चीज़ ख़रीदी है। तो वो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड एप्पल्स हम मालूम करेंगे। इधर मैंने लिखा हुआ है, वही बेटा सवाल मैं लिखता भी हूँ और फिर मैं आगे समझाता भी हूँ। ये लिखा हुआ है, कास्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ RS 400, यानी 400 है जी, 5 एप्पल्स की कास्ट जो है 400 है। हसन बाइज 12 kg एप्पल्स एंड गिव्स अ नोट ऑफ RS 1000 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्राम द शॉपकीपर। इधर बेटा वो सिर्फ उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो कितने पैसे लेता है शॉपकीपर से, क्योंकि उसने 1000 का नोट दिया था। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि उसने कितने का ख़रीदा। जब कितने का ख़रीदने वाली बात आ जाएगी मतलब हमें पता चल जाएगा कि उसने एप्पल्स कितने के ख़रीदे हैं, फिर 1000 में से वो एप्पल्स की जो प्राइस है वो हम निकाल लेंगे, तो जो बकिया प्राइस आएगी वो बेटा उसने वापस ली होगी, तो वो हम देखेंगे। तो क्या है जी, प्राइस, कास्ट प्राइस ऑफ 5 kg एप्पल्स इज़ RS 40, यानी 5 kg एप्पल की प्राइस कितनी है 400, और इसी तरह बेटा कितना ख़रीदा है उसने 12 kg एप्पल ख़रीदा है और इसकी प्राइस कितनी है बेटा, यही है ना बेटा। पहले हम ये मालूम करेंगे, तो ये मालूम करने के लिए बेटा आप देख लेंगे 5 kg एप्पल्स की प्राइस है 400 और 12 kg एप्पल की प्राइस तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इधर 5 था प्राइस 400 थी, इधर जब एप्पल्स बढ़ेंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ऑलरेडी आप x वाली रकम को पहले लिखते हैं, x बाय, इसको बेशक ऐसे भी लिख लें, एरो लगा लें, x/400 इज इक्वल टू ये 12/5, अभी x इधर आएगा, x/12/5 मल्टीप्लाई बेटा 400
तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40 एंड ज़ीरो, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है बेटा यानी 80, और 12 को आप मल्टीप्लाई करें तो 12 0 0, 12 8 जार, ये बेटा आता है 96, 12 8 96 यानी 96 आता है। तो यानी 960 रुपीज़। अभी हमें बेटा पता है कि उसने इतने रुपीज़ देने और उसने दिया कितना था, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया बकाया रकम क्या है जी, हम ऐसा चूँकि उसने 1000 रुपया दिया था तो हमने 1000 में से माइनस कर लेंगे बेटा ये 960, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 40 रुपीज़, यानी RS 40 रुपीज़ उसने बेटा वापस दिया था शॉपकीपर ने। इसके अंदर जो है ना ये चीज़ नहीं है बेटा, ये आपने ज़हन में रखना है, ये 40 रुपीज़ उसने वापस दिया था।